यूएई पहला एक ऐसा देश निकला जिस देश के अंदर इजराइल ने अपने आयरन डोम को भेजा। यूएई पहला एक ऐसा देश निकला जिस देश को इजराइल ने अपना आयरन डोम दिया। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से यूएई को बचाने के लिए अपना आयरन डोम और अपने सैनिक भेजे। आप सोच सकते हो, अगर यूएई के अंदर इजराइल अपना आयरन डोम भेज सकता है तो यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते कैसे हो गए, क्योंकि इजराइल ने आयरन डोम अब तक किसी भी देश को नहीं दिया। पूरी दुनिया में किसी एक देश को भी अब तक इजराइल ने अपने आयरन डोम का इस्तेमाल करने नहीं दिया। लेकिन यूएई के अंदर इस जंग के दौरान ईरान की मिसाइलों से यूएई को बचाने के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोम का इस्तेमाल यूएई को करने दिया, अपने आयरन डोम को यूएई के अंदर तैनात किया। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इजराइल ने यूएई को अपना आयरन डोम दिया है तो यूएई ने बदले में इजराइल की किस हद तक मदद की होगी। क्या कुछ हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों में, आइए एक एक खबर को बहुत ही गहराइयों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदत के मुताबिक फिर से ईरान को धमकी दिया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की आदत है धमकी पर धमकी देता रहता है, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास केवल 3 दिन का टाइम है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर कुछ होता है तो ठीक है, वरना हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के पास केवल 3 दिन का अल्टीमेटम है, 3 दिन के अंदर अंदर अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी के दबाव में नहीं आने वाला। उधर ईरान ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है। दरअसल जो इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत होनी थी ना, उस बातचीत में जो जो चीज़ें खलल थी ईरान के लिए, ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस्लामाबाद के अंदर उन चीज़ों के बारे में बातचीत बिल्कुल भी नहीं होगी। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका से सिर्फ 4 चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो विवाद चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो इस युद्ध के दौरान ईरान को नुकसान पहुंचा, हम उसको लेकर बातचीत कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। चौथी चीज़, जो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की हुई है, हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ पर बातचीत नहीं करेंगे। और ईरान ने आगे ये भी कहा कि वो परमाणु मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। सबसे पहले अमेरिका इन 4 शर्तों पर बातचीत करो, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करनी है या नहीं उसके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर न्यूक्लियर पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए, न्यूक्लियर बम किसी भी देश के लिए आज के टाइम में बहुत बड़ा डिफेंस हथियार है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अगर 2 देश न्यूक्लियर पावर है तो उन दोनों देशों के दरमियान बहुत ही मुश्किल से युद्ध होता है, वरना उन दोनों देशों के दरमियान युद्ध नहीं होता है। इसीलिए ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, क्योंकि अगर ईरान के पास एक बार न्यूक्लियर आ गया तो वो उसके लिए सबसे बड़ा डिफेंस हथियार बन जाएगा। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए 10 बार सोचेगा, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है। अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर दिया तो इजराइल का क्या हाल होगा, वो इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए इजराइल ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर बनना नहीं देखना चाहता। लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है, हम अपने अधिकारों को तुम्हारी धमकियों से त्यागने वाले नहीं। फिलहाल देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप अगले 3 दिन बाद क्या करते हैं, या फिर अपनी इस टाइमलाइन को फिर उसी तरह आगे बढ़ा देते हैं। उधर आपको पता होगा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार, करप्शन, फ्रॉड और कई तरह के केस चल रही है। उस केस को लेकर जो इजराइल के राष्ट्रपति है, उन्होंने नेतन्याहू को माफ़ी देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हम नेतन्याहू को अभी माफ़ी नहीं देंगे, क्योंकि अगर इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को माफ़ी दे दी तो कहीं ना कहीं इजराइल की जनता अपने देश के राष्ट्रपति के भी खिलाफ हो जाएगी। दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति हारगोज ने नेतन्याहू को कहा कि तुमको माफ़ी देनी है या नहीं देनी है, इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तुमने जिसके साथ करप्शन, फ्रॉड, भ्रष्टाचार और जिस तरह के केस किए हुए हैं, तुम सबसे पहले उससे अपने मसले सुलझा लो। यानी कि तुम सबसे पहले आपस में अपने मसले सुलझाओ, उसके बाद तुम हमारे पास आना, जब हम देखेंगे कि तुमको माफ़ी देनी है या नहीं देनी है। देखिए, अगले कुछ महीनों में इजराइल के अंदर चुनाव आने वाले हैं और नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसको गाज़ा के अंदर बमबारी करनी पड़े, वेस्ट बैंक के अंदर कब्जा करना पड़े, या फिर ईरान के साथ दोबारा से युद्ध लड़ना पड़े। इजराइल कुछ भी कर सकता है, नेतन्याहू कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बार नेतन्याहू की मुश्किलें पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इजराइल के अंदर कुछ पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है नेतन्याहू को हराने के लिए, जिसमें 2 सबसे बड़े नाम हैं। एक तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट और दूसरे लेपिड। इन दोनों नेताओं ने नेतन्याहू को हराने के लिए गठबंधन बना लिया है।
फिलहाल आप मेरी बात का यकीन मानना, नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर तरह के संभव प्रयास करेगा। कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को फिर से शुरू किया जाए और इन चुनाव को फिर से पेंडिंग में डाल दिया जाए। वेस्ट बैंक के अंदर भी इसराइल के हमले और वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के 60 राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित 80 से ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर बहुत तेज़ी से कब्जा कर रहा है और उन्होंने अपने देश की सरकार से मांग की कि इसराइल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा, अमेरिका का इसराइल से मोह भंग हो रहा है। यूरोप का भी यही हाल है। पूरी दुनिया का ध्यान आज ईरान और लेबनान की ओर है, लेकिन इसराइल वेस्ट बैंक में और गाजा में बहुत ही तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। देखिए हालात किस तरह की हो रही है। ब्रिटेन के लोग भी गाजा के लिए, वेस्ट बैंक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग और हमारे मुस्लिम हुक्मरान पूरी तरह सोए हुए हैं। यहाँ तक कि अब जब से इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये युद्ध शुरू हुआ था ना, आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो गाजा को भूल गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें गाजा को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गाजा की हालत आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत सी हो चुकी है। गाजा के अंदर अब भी इसराइल हमले करता रहता है। गाजा के अंदर इसराइल जो करना है वो तमाम चीज़ें करता रहता है। वेस्ट बैंक के अंदर भी यही हाल है। जो चीज़ें इनको करनी है वो तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही है। सिर्फ हमारी नज़रों के सामने हमको धोखा लग रहा है कि ये सीज फायर चल रहा है, जबकि ये बिल्कुल भी सीज फायर नहीं, ये सीज फायर सिर्फ नाम का है। इस सीज फायर के तहत हमास इसराइल पर हमला नहीं कर रहा, आप बस इसको ये समझ लीजिए, वरना इसराइल जो इसराइल को करना है वो तमाम चीज़ें वेस्ट बैंक के अंदर, गाज़ा के अंदर कर रहा है। इधर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हर गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल रहा है, ये बात आपको भी पता होगी। लेकिन ईरान उस टैक्स वसूलने को एक कानूनी शक्ल देना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार ईरान ने उस टैक्स वसूलने को कानूनी शक्ल दे दी तो फिर दुनिया का कोई भी देश ईरान को टैक्स वसूलने से नहीं रोक सकेगा। और फिर कोई भी देश हो, किसी भी देश का कोई भी जहाज हो, वो जहाज ईरान को टैक्स वसूल कर ही आगे जाएगा। ईरान यही चाहता है। अब ये बात हूतीज़ के भी दिमाग में बैठ चुकी है। हूतीज़ ने भी कहा कि रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों से अब हम भी टैक्स वसूलेंगे। हूतीज़ भी अब इस बात में विचार कर रहे हैं कि भाई जब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल सकता है तो फिर हम क्यों किसी से कम है, हम भी रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूलेंगे। अब हूतीज़ भी विचार कर रही है कि किस तरीके से रेड सी को मैनेज किया जाए, किस तरीके से रेड सी पर अपना फुल कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूला जाए। आज का टाइम यही है, हर किसी के दिल में लालच आ ही जाता है कि भाई जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान टैक्स वसूल रहा है तो फिर हम ही कौन से किसी से कम है, हम भी टैक्स वसूलेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। वहीं जो कल वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, अब उस अपराधी का भी पता चल चुका है। दरअसल ये तकरीबन 31 साल का था और कैलिफोर्निया में रहने वाला कोई बंदा था। इसका नाम था कोल थॉमस एलन। ये टीचर प्लस गेम डेवलपर एजुकेटेड पर्सन था, यानी कि काफ़ी पढ़ा लिखा पर्सन था। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं दिमाग में क्या आई या किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ये नफरत करता था। कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को ही कत्ल करने आया था। फिलहाल इसके हमलों में जान किसी की नहीं गई, इसको हिरासत में ले लिया गया है। इसके ऊपर शायद और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। अब हमारे देश के नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो हमला हुआ, इस हमले को लेकर ट्वीट करते हुए देखो क्या कहा। दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और स्वस्थ है। मैं उनकी सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूँ। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। देखिए वाशिंगटन डीसी के अंदर हुए इस हमले की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निंदा की है। हालांकि ये बहुत बड़ा हमला भी नहीं था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निंदा की है और करनी भी चाहिए थी। किसी भी जगह पर इस तरीके से कोई भी अगर हमला करता है वो वाकई एक आतंकवादी ही होता है। हम भी इसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल गलत हुआ जिस तरीके से उस आतंकवादी ने वहाँ पर जाकर गोलियाँ चलाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की किस तरीके से कभी भी बेइज्जती कर देते हैं और किस तरह एक ईरानियन जहाज हमारे देश आया था और वो मेहमानी के तौर पर जब हमारे देश से जा रहा था, वो उस वक्त इंडियन ओशन में ही था जिस वक्त उस पर अमेरिका ने हमला किया था और उसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा सैनिक भी मारे गए थे। क्या इस तरह की घटनाओं पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री निंदा करते हैं? फिलहाल पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए।